तो देखिए डेफिनेशन देखिए बच्चों, ये होता है, लिखिए, दिस इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अरे मेरा हैंडराइटिंग आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? This is a branch of chemistry which studies the relationship between electrical energy Which studied which studies the relationship between electrical energy and chemical energy electrical energy and chemical energy and electrical energy and chemical energy and interconversion of one form into another। मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी तक जा सकते हैं और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक जा सकते हैं। देखिए वन फॉर्म इनटू अनदर yes sir इज कॉल्ड, क्या लिखोगे, इज कॉल्ड electrochemistry। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये इसका पूरा सादा सीधा डेफिनेशन है, जो बच्चा भी पढ़ेगा वो भी समझ जाएगा। समझ रहे हो? yes sir आपको समझ नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया बोलो? हाँ समझ में आया। समझ में आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेफिनेशन तो हमें पता चल गया। अब होता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दो पार्ट होता है। ये देखिए आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाएंगे या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाएंगे। तो ये दो पार्ट होते हैं, इन दोनों का भी हम अलग अलग देखेंगे। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, जब केमिकल एनर्जी से उल्टा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दोनों को हम अभी देखेंगे। हाँ आराधना बोलिए। रेज हैंड क्यों किए बेटा, बोलिए। आप तो डायरेक्ट इंटरेक्शन में है, रेज हैंड करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, डेफिनेशन सबका क्लियर हो गया? क्लियर करते हैं। अब देखिए जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ ई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके केमिकल रिएक्शन करवाते हैं या फिर केमिकल एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिमिलरली जब हम केमिकल रिएक्शन से या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाते हैं उसे हम बोलते हैं गाल्वानिक सेल। अरे सेल बायोलॉजी वाला सेल नहीं है ये जो बैटरी वाला सेल है, आप घर में जो बैटरी लाते हो ना, एवरेडी बैटरी, उसे बोलते हैं सेल, गैल्वानिक सेल। ओके, तो ये दोनों टाइप से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये दोनों टाइप पढ़ेंगे, इधर गाल्वानिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बारे में पढ़ेंगे। इधर हम फैराडेस लॉ पढ़ेंगे, माइकल फैराडे इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर। ओके, फैराडेस लॉ पढ़ेंगे और इधर हम पढ़ेंगे डैनियल सेल, हमारे जो घर में बैटरी यूज होते हैं, डैनियल सेल, बैटरी, नॉर्म्स इक्वेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा टोटल 12th और मेडिकल जेई का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिलेबस है। और उसके साथ छोटे छोटे जो सब कंपोनेंट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एंट्रेंसेस के लिए क्वेश्चन होता है ज्यादा, वो सब हम धीरे धीरे डिस्कस करके चलेंगे। आज पहले हम चलते हैं, ये पार्ट आप लिख लो फिर क्लियर करेंगे। दोनों लिख लो, आप दोनों ये पार्ट लिख लो फिर क्लियर करेंगे। लिख लिए? हाँ कि ना बोलो। लिख रहे हैं सर। ओके, जल्दी जल्दी लिख लो। खत्म?
क्लियर करें? इलेक्ट्रोलाइट। ओके ओके, लिखिए, आराम से लिखिए। सर वो उसका मतलब वहाँ पे कुछ जो लिखे वो कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। कौन सा वाला? वो एफ। फैराडेस लॉ, फैराडेस लॉ, फैराडेस, सर आप स्पेलिंग बोलेंगे थोड़ा? FARADAY, फैराडेस लॉ मैं बता रहा था ना। इस तरफ लिखा है डैनियल सेल, DANIEL, डैनियल सेल, और नॉन्स इक्वेशन, NERNST, नॉन्स यस इक्वेशन। सर। ओके, लिख लो। यस सर। ओके बेटा, क्लियर करते हैं। अब यस। देखेंगे सम कॉमन टर्म्स, क्या क्या टर्म हम यूज करते हैं। लिखिए, हेडिंग दीजिए, छोटा सा सब हेडिंग दीजिए, सम कॉमन टर्म। आपको पहले मैंने आइडिया दिया हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। अब देखते हैं कहाँ से शुरू करेंगे। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ हमें पता होना चाहिए, फिर तो जाके लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सम बेसिक्स तो हमें पहले पता होना चाहिए। तो पहले देखिए सम कॉमन टर्म जो आपको पहले पता होगा, 10th में ये सब पता होगा आपको। कंडक्टर, फिजिक्स में भी है 12th में। कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर, इन दोनों के बारे में आप क्या जानते हो? कंडक्टर क्या होता है, नॉन कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और नॉन कंडक्टर जो नहीं करता है। नहीं करता है। ओके, हाँ वही तो है। तो कंडक्टर्स में क्या होंगे? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। तो हाई अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इधर लेस, बहुत लेस होते हैं, जो कि हमारा करंट या फिर हीट एनर्जी को कंडक्ट नहीं करवाते। ओके, तो जो कंडक्ट करेगा हम उसे गुड कंडक्टर बोलते हैं, जो कंडक्ट नहीं करेगा उसे हम बैड कंडक्टर बोलते हैं या फिर नॉन कंडक्टर बोलते हैं। और इन दोनों का बीच में एक रह जाता है क्या? सेमी कंडक्टर। ओके, तो आपको ये सब पता है, इसको इसका डेफिनेशन कुछ लिखने की जरूरत है ना? नहीं जरूरत है। तो कंडक्टर नॉन कंडक्टर के बारे में पता है, तो पहला टर्म हमारा हो गया। अब नॉन कंडक्टर को हम छोड़ देंगे, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नॉन कंडक्टर का इधर कुछ काम ही नहीं है। अरे वो तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, करंट ही नहीं देगा। सेमीकंडक्टर भी ज्यादा कुछ कंडक्ट नहीं करता। सेमीकंडक्टर मटेरियल का एग्जांपल क्या है? बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मानियम है। ओके, ये सब मटेरियल हमारे पीरियोडिक टेबल में सेमीकंडक्टर के हिसाब से आर्ट करते हैं। ओके, एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर कंडक्टर जो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि एस ब्लॉक मेटल्स। एस ब्लॉक मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं अपने सॉल्ट में। ओके, एस ब्लॉक मेटल्स। फिर डी ब्लॉक मेटल्स। डी ब्लॉक मेटल्स कौन कौन होते हैं बेटा? डी ब्लॉक मेटल्स, अरे पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए फर्स्ट ईयर में? आयरन, आयरन कंडक्ट करता है, बहुत बढ़िया। गोल्ड कंडक्ट करता है, सिल्वर कंडक्ट करता है, प्लाटिनम कंडक्ट करता है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है ऑलमोस्ट सब कंडक्ट करते हैं, सिर्फ जिंक और वो जो D10 वाले कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के बाकी सब कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बढ़िया से। ओके, जिंक, उसके नीचे हाफनियम, उसके नीचे मर्क्यूरी, ये तीनों को छोड़ के बाकी सब अच्छे से कंडक्ट करते हैं। मर्क्यूरी भी कंडक्ट करता है, वो एक मेटल है, लिक्विड मेटल, वो भी कंडक्ट करता है ऐसे। ओके, तो ये हमें पता चला कंडक्टर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर। ये पार्ट पहले लिख लीजिए, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। उससे आप जूम कीजिए, इन तीनों को लिखने के बाद उस पार्ट से आपको जूम करना होगा कंडक्टर को। पहले ये सब लिखिए, फिर उसके नीचे कंडक्टर हेडिंग डालिए। जल्दी जल्दी, हाथ थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। ये सब हो गया। हो गया ना? ओके, हाँ। अब लिखेंगे हम कंडक्टर। तो कंडक्टर्स के टाइप पढ़ेंगे। कंडक्टर्स कितने टाइप होंगे? कंडक्टर्स के दो टाइप हैं हमारे पास। पहला है मेटालिक कंडक्टर और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक।
तो ऐसे आप साइड बाय साइड लिख सकते हैं, आपको एक मतलब डिफरेंस भी मिल जाएगा दोनों के बीच। तो मेटालिक कंडक्टर के नीचे आप लिखेंगे दीज आर, लिखो दीज आर metals having free electrons. These are metals having free electrons in which these are metals having free electrons in which electricity can pass without any chemical change. मतलब इधर केमिकल चेंज कुछ नहीं होगा। आप आयरन में करंट पास करवा रहे हो, लोहे के रॉड में आप करंट पास करवा रहे हो, लोहा कभी आपको सोना नहीं बन जा रहा है, उसमें कुछ केमिकल चेंज नहीं आ रहा है। ओके, इसमें नो केमिकल चेंज, विदाउट एनी केमिकल चेंज। एग्जाम्पल क्या लोगे मेटालिक कंडक्टर में? जितने भी डी ब्लॉक मेटल्स हैं, एस ब्लॉक मेटल्स हैं, जितने भी मेटल आपको मिलेंगे उसमें बहुत ही कम नॉन कंडक्टर होते हैं, बाकी सब कंडक्टर होते हैं। आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जितना आपके पास है सब लिख लो। कॉपर, हमारा जो वायर यूज होता है कौन सा यूज होता है? गोल्ड वायर तो नहीं यूज करते, बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हम एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का वायर यूज करते हैं घर में। ओके, ऑलमोस्ट बड़े बड़े इंडस्ट्री में कॉपर का वायर यूज करते हैं और घर में एल्यूमिनियम का वायर यूज करते हैं। लोहे का वायर अभी पुराना हो गया, ये सब पहले यूज किया जाता था। ओके, हाई वेट के लिए लोहे का वायर अभी हम यूज नहीं करते। अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सर इसमें फर्क क्या है? मेटालिक कंडक्टर भी करंट पास करवा रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी करंट पास करवा रहा है। मेटालिक कंडक्टर भी करंट पास करवा रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी करंट पास कर रहा है। इसमें फर्क क्या होता है? तो देखिए, इधर हमें जो भी सब्सटेंस करंट पास करवाएगा उसका हमें आपको एक सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। मत लिखिए, मैं बुलाऊंगा, आपको एक सोल्यूशन बनाना पड़ता है। तो लिखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है? द substance which allows electricity to pass through its aqueous solution। aqueous solution मतलब समझ रहे हो? तो अरे सिर्फ पानी मिला रहे हो उसमें। allows through its aqueous solution or in the fused state or in the fused के ब्रैकेट में लिखो मोल्टेन, फ्यूज्ड या फिर मोल्टेन। मोल्टेन मतलब क्या? हाई टेम्परेचर में आप उस सब्सटेंस को मतलब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ला रहे हो। ओके, हाई टेम्परेचर में एक सब्सटेंस को, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट, वहां पर आप उसको मोल्टेन स्टेट में लाके उसमें करंट पास करवा रहे हो। तो कहाँ तक लिखे? मोल्टेन तक। मोल्टेन तक। फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट is called an electrolytic conductor। fused or molten state is called an electrolytic conductor। इसका एग्जाम्पल क्या देंगे हम? सारे सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास, तो NaCl, KCl, ओके, एसिड्स HCl, बेसेस कौन होते हैं? NaOH, KOH, हाँ NaOH, KOH, जितने सारे आपके पास हैं ये सब होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सिर्फ मेटालिक कंडक्टर होते हैं और बाकी जितने कंपाउंड करंट कंडक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लिख ले सब? यस सर। ओके, ओम लिखिलु? नहीं सर, मोड़ा लिखिची आगु लिखिथिले दरकार नहीं सर एवढा। ओके बहुत ओके, क्लियर करते हैं। सर सॉल्यूशंस ता पड़िवनी ना कोन अधार छाड़ देले? एबे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करो। सॉल्यूशन तमरो कोन से माने सिलेबस को उठियार अछि, सीबीएसई रे हिंट्स मिलुछि टिके टिके। हाबा मो सब कोन टाइम यूज करिवनी तादरे। बुझिला? क्लियर करते हैं। अब लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका? देखो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इन aqueous solution और molten state. They conduct electricity और current in aqueous solution और molten state. molten state के ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? हाई टेम्परेचर. और aqueous solution के ब्रैकेट में आप लिखेंगे वाटर. हाई टेम्परेचर. हाँ, समझ आ रहा है? सर और एक बार बुलाएंगे. They conduct electricity in aqueous solution और हाई टेम्परेचर. aqueous solution होता है वाटर में, हाई टेम्परेचर में होता है मोल्टेन स्टेट. ओके, आपको ये पूछ लेता है कभी कभी. सीबीएसई में तो बार बार पूछता है. सीबीएसई में ज्यादा ये सब नहीं पूछता. सीबीएसई में प्रॉब्लम पूछता है. ओके, दूसरे पॉइंट में लिखिए दे आर केमिकली डिकम्पोज. दे आर केमिकली डिकम्पोज. कैसे? एक एग्जांपल दीजिए. NaCl. जब आप इसको हीट करेंगे, सॉलिड को हीट करेंगे या फिर पानी में डालेंगे, या फिर हीट करेंगे, तो ये क्या बनाएगा? Na प्लस Cl माइनस. दोनों होंगे एक्टिव स्टेट में. ओके, ये होता है, ये केमिकली डिकम्पोज का मतलब ये होता है. ये दोनों केमिकली टूटेंगे वाटर के अंदर या फिर हाई टेम्परेचर में ये अपना आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है. तीसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है. तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखिए. तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखिए. दे फॉर्म आयोनिक सॉल्यूशन. दे फॉर्म आयोनिक सॉल्यूशन they form ionic solution when dissolved in a polar solvent. polar solvent क्या होता है बेटा? when dissolved in a polar solvent जैसे कि वाटर. तो पोलर सॉल्वेंट क्या होता है ना? जो सॉल्वेंट हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दे सकता है जब हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे. तो H प्लस OH माइनस वाटर हमेशा टूट जाता है, पर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन वो टूटता नहीं है. ओके, उधर आप NaCl डालो, KCl डालो, बेस डालो, एसिड डालो, बेंजीन कभी टूटेगा नहीं. समझ रहे हो ना? ये होता है पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट के बीच का डिफरेंस. ये वाला पॉइंट लिख लिया आपने. तो आयनिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को अनायन बोलते हैं. ये आपको पता है? हाँ, ये लिख लीजिए. अगर किसी को पता नहीं है, अगर पता है भी तो नोट्स में लिख लीजिए. पॉजिटिव को हम कैटायन बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट में, और नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड को हम बोलेंगे अनायन. ओके, लिख लो. अब हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया इलेक्ट्रोलाइट के बारे में. अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे. तो बेसिक्स है कि इस बेसिक्स के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो आपने पहले कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है कहाँ पर, या नहीं पढ़ा है? पहली बार पढ़ रहे हो? पहली बार पढ़ रहे हो तो अच्छे से जाएंगे पूरा बेसिक से. ओके, लिखिए बेटा. यस सर. ओके, क्लियर करते हैं. ठीक.
अब देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। आपको ये तो पता चल गया, जो कि पानी में जाकर नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस देते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ओके, तो वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर कहाँ पर होते हैं, इन aqueous स्टेट। गुड कंडक्टर्स इन aqueous स्टेट। सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर नहीं होते। NaCl जो आपने टेबल में रखा है, अपने टेबल में जो घर में सॉल्ट रखा है, वो सॉलिड स्टेट में करंट कंडक्ट नहीं करेगा, बट अब जब उसको पानी में डाल दोगे उधर वो करंट कंडक्ट करेगा। समझ रहे हो? यस सर। So they are good conductor of electricity in aqueous solution. They are good conductor of electricity in aqueous solution. तो फिर उसमें भी हमने गुड कंडक्टर आज ए होल बोल दिया, आज ए होल बोल दिया, पर उसमें भी कौन ज्यादा कंडक्ट करेगा, कोई कम कंडक्ट करेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो उस लिहाज से, उस तरीके से हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर डिवाइड कर दिया। क्या लिख लिया ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप ऐसे मैप बना के पढ़ो, अभी से सब कुछ याद रह जाएगा। ओके, मैपिंग आता है ना, नहीं आता? ऐसे मैपिंग बना के पढ़ो, अभी से सब कुछ याद रह जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट दरअसल हम उस इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं जिधर डिसोसिएशन कम होता है। तो पहला एग्जांपल है एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये कम डिसोसिएट करता है। सिमिलरली ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4, क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड? ऑक्सैलिक एसिड ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। देखिए C4O4H6, हाँ ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। लिख लीजिए C2H2O4। C2H2O4, यस सर। ऑक्सैलिक एसिड। ओके ओके, क्लियर करते हैं। C2H2O4 तो ये वाला होगा, सिंपल वाला होगा। मैंने उसमें 2 CH2 CH2 लगा दिए थे, ये वाला होगा सिंपल ऑक्सैलिक एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन होंगे, जो पूरा आसानी से टूट जाएंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सारे सॉल्ट। यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस होंगे। वीक बेस में कौन होगा, NH4OH, ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ कि नहीं बेटा, वीक बेस। और आपको वीक बेस क्या है, सियानाइड का भी एक वीक बेस आता है, HCN, शायद वो वीक एसिड में आएगा, सॉरी वो वीक एसिड में आएगा HCN। ये भी होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में जाते हैं। पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस लेंगे, जैसे कि NaOH, AOH, HCl, OH का होल 2। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लेंगे HCl, H2SO4, HNO3। ओके, फिर सारे सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट प्रेजेंट है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो, वीक एसिड और वीक बेस का हो, जिसका भी हो। एक वीक एसिड और वीक बेस का देखते हैं, ये एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। फिर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट क्या होगा, NH4 और एक वीक एसिड लीजिए NH4Cl ले लीजिए। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट कैसे बनेगा? हाँ, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट इधर हम नहीं लेंगे, क्योंकि ना उसमें भी डिसोसिएशन करने के लिए हमें दिक्कत होगा। तो यहाँ पर इतने लिखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसके नीचे जगह रखिए, लिखेंगे और भी लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक में और भी चीजें लिखेंगे। इसके नीचे ऐसे लाइन को बढ़ाइए। क्लियर करते हैं बेटा, यहाँ तक खत्म हुआ? एग्जाम्पल्स लिख लिया आपने? हाँ।
इस तरफ है हमारा वीक, इस तरफ है स्ट्रॉन्ग। लेफ्ट हैंड साइड में वीक है, राइट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कंडक्टिविटी क्या होता है, इस तरफ लिखिए, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। बेटा डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन क्या होता है? पानी मिलाना, डाइल्यूशन का मतलब पानी हाँ मिलाना। वो जो मतलब मिक्स होता है कुछ लिक्विड के साथ। सॉल्यूशन में देखिए, आपके पास मैंने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया है, मैं उसको बोलूंगा आप उसे डाइल्यूट कीजिए, तो आप सिंपली उसमें उसका सॉल्वेंट मिलाएंगे। तो हम सॉल्वेंट को क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं या फिर एक्वस सॉल्वेंट ले रहे हैं? तो आप हाँ। उसमें सिर्फ सिंपली डिस्टिल्ड वाटर मिला दीजिए, वो डाइल्यूट हो जाएगा। ओके, समझ आया कि नहीं समझ आया? यस सर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि कंडक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, कंडक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। Conductivity remains constant with, किसमें? इधर आप डाइल्यूशन करोगे फिर भी कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। तीसरा पॉइंट, इसका रीजन देखते हैं। जो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा, इसका रीजन क्या होता है, तीसरा पॉइंट में हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOF, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD लिख लीजिए, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ग्रीक लेटर अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD मतलब वो जितना टूटेगा उसका डिग्री कितना होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा is less than 1. Degree of dissociation alpha is less than 1. इधर लिखिए, अल्फा is almost equal to 1. अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा हमेशा 1 के पूरा आसपास था, 0.999। ओके, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा 1 से कम रहेगा या फिर 1 रहेगा। ओके, तो इस तरफ क्या होता है, जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो अल्फा का वैल्यू बढ़ता है, डिसोसिएशन बढ़ता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा ना, पहले से ही सब कुछ डिसोसिएट हो चुका है, पूरा जितना अमाउंट था वो 1 तक डिसोसिएट हो चुका है। तो फिर अब आप और डाइल्यूट कीजिए या फिर उसे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। लिख लीजिए बेटा, समझ आ गया या नहीं समझ आया? समझ आया सर। ओके, तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो कि मैंने पढ़ाया है, पर आपको थोड़ा, आपके पास कौन सा बुक है अभी, किसके पास? अभी मेरे पास वो प्रदीप का है बुक। प्रदीप है तो और क्या, उसमें से मिल जाएगा आपको। ओके, आपको निकालना है डिफरेंस, आपको एक डिफरेंस लिखना है, मैंने भी लिखा है। मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर नहीं, मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच डिफरेंस लिखना है, ये होमवर्क है। ओके सर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मुझे दिखाना है आपको, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच डिफरेंस। ओके, फिर हाँ बोलो। हाँ, तो नेटवर्क असुविधा होती कौन कर दिया और आसे आसे आउथरे ट्राई कर। हाँ, एटा बेसिक जिन पढ़ा होची, तो एग्जाम सरी गलानी आ नेक्स्ट क्लास पढ़िबो, एते टेंशन काई। तो
तो आउथरे डिस्कस करिए तो भी चेष्टा करो आउथरे आड़ हबक चेष्टा करो ଆଉ ତାହେଲେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଥରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା ହେଲା चैप्टर देखिए ये तीनों देखिए आपको लिखना है मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच डिफरेंस और एक डिफरेंस आपको लिखना है इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच और एक लिखना है आपको स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच जो कि मैंने अभी लिखा है स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच ओके तो ये तीनों आपका होमवर्क है ओके सर अब हम अल्फा के बारे में पढ़ेंगे अब हम अल्फा के बारे में पढ़ेंगे अल्फा इसका हमने क्या बताया था इसका नाम क्या बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाँ बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो इसके बारे में एक लाइन लिखिए द फ्रैक्शन of total substance which is converted into ions in the solution the fraction of total substance which is converted into ion in the solution is called degree of dissociation लिख लिए यस सर ओके ये किसके लिए निकाला जाता है हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकाला जाता है हर किसी के लिए अल्फा मत निकाल देना सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकाला जाता है जो सॉल्यूशन में टूटता है ओके इट इज कैलकुलेटेड फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ये पूरा बेसिक चीज है पूरा मतलब छोटा छोटा चीज आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए आगे डाउट मत क्रिएट करें अल्फा इज इक्वल टू अभी हमने बताया तो ऊपर क्या रहेगा फ्रैक्शन में क्या रहेगा नीचे रहेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर रहेगा कितने मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए आयंस में ओके तो यही हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि नहीं हाँ स्प्लिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्लिट इनटू आयन और नीचे रहेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू आयंस नीचे रहेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड कहाँ पर डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन में ओके बिना सॉल्यूशन में आप अल्फा नहीं निकाल सकते तो आपने पानी में नमक मिलाया आपने जितने अमाउंट का नमक मिलाया ओके जितने अमाउंट का नमक मिलाया उसमें से कितने NaCl मॉलिक्यूल टूट के Na+ और Cl- चार्ज दिए तो ऊपर रहेगा कितने अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल टूटे और नीचे रहेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो ये पार्ट हमेशा 1 से कम होगा या ज्यादा होगा देखो टोटल मॉलिक्यूल हमेशा नंबर ऑफ स्प्लिटेड मॉलिक्यूल से ज्यादा होंगे हाँ कि नहीं हाँ या फिर 100% अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो ये इक्वल टू होंगे ये जितना होगा ये उतना होगा हाँ कि नहीं तो अगर हाईएस्ट वैल्यू तो फिर अल्फा का वैल्यू किस रेंज में रहेगा अल्फा का वैल्यू रहेगा अरे क्या मैंने गलत लिख रहा हूँ देखिए 1 से कम होगा या फिर इक्वल टू 1 होगा और 0 से ज्यादा होगा और कुछ सब्सटेंस है जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 भी होगा जैसे कि कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट को आपने पानी में डाल दिया देखो मिट्टी को आपने पानी में डाल दिया वो क्या डिसोसिएट करके आपसे Na+ और Cl- निकालेगा या फिर कोई चार्ज निकालेगा नहीं निकालेगा वैसे ही कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्लास्टिक को पकड़ो प्लास्टिक को आपने पानी में डाल दिया वो क्या आपको डिसोसिएट करके देगा तो उसका अल्फा कितना होगा 0 होगा पर अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला उसका अल्फा 1 होगा बाकी बीच में जो जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है थोड़ा वीक है तो वो सब 0 से 1 के बीच में उन लोगों का वैल्यू रहेगा
ओके ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए अल्फा रेंजेस बिटवीन ऐसे लिखिए। तो ये इस तरफ क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको लिख लीजिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दिख रहा है। यस सर। और इसको लिखेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और बीच में क्या लिखेंगे, बीच वाले पोर्शन में 0 से 1 के बीच में इसको क्या लिखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, WE या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप पूरा लिखिए, अभी से शॉर्टकट मत अपनाइए। ओके इतना खत्म हुआ। अब मुझे बताइए, मैंने तो 0 से 1 के बीच अल्फा निकाल दिया, अब मैं अल्फा परसेंटेज बेटा कैसे निकालूं, अल्फा परसेंटेज कैसे निकालूं? अरे परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम नॉर्मली? जितना हमें मिला है उसके बाय टोटल इनटू 100। हाँ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हाँ। अल्फा का वैल्यू हमारे पास है, तो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा परसेंटेज बन जाएगी, नहीं बनेगा, बन जाएगा बेटा। तो अल्फा परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में। ओके कैसे निकालेंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिट, ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिट टू आयन, लिखिए पूरा लिखिए आप, स्प्लिट टू आयन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ molecules dissolved divided by total number of molecules dissolved into 100। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये है अल्फा परसेंटेज। तो हमेशा हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 100% डिसोसिएशन होगा, 100% फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल आपको पता है, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे स्ट्रॉन्ग बेस और जितने भी सॉल्ट हैं हमारे पास। ओके ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखिए जो पूछा जाता है हमारे नीट में या फिर जेई में। ओके अब कुछ इस इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए जो कि जेई में या फिर नीट में पूछा जाता है, क्लियर करते हैं। आपके सीबीएसई में भी शॉर्ट टाइप में आ सकता है, ये सीबीएसई में नहीं आता है सबका, सीबीएसई में भी आ सकता है। लिख लिए बेटा? यस सर। क्लियर करते हैं, लिखिए पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, 2 पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। इन ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, पहला पॉइंट, इन ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रू TRUE सच्चा इलेक्ट्रोलाइट। ओके इन ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स ions are present in the solid or undissolved state. Ions are present even in solid और एक बार वो पॉइंट बुलाएंगे प्लीज? हाँ इन ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स कॉमा दीजिए, ions are present even in solid or undissolved state. Even in solid or undissolved state लिखे, undissolved state। ओके इसका एग्जांपल क्या होगा,
NaCl KCl, मतलब पूरे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब सच्चा इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी जाएंगे इसमें, ओके। फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसके पास पोटेंशियल है इलेक्ट्रोलाइट बनने का, पर ये दिखाता नहीं कि मैं इलेक्ट्रोलाइट हूँ। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस, ये पार्ट को अंडरलाइन कीजिए, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसेस ions only when, produces ions only when, produces ions only when dissolved in water, produces ions only when dissolved in water। तो इसका एग्जांपल लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कभी मतलब सपने में भी सोचा था कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट बनेगा? पर वो हो सकता है जब हम उसे वाटर में डिजोल्व करेंगे। वो क्या बनेगा, एक वीक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 एक वीक एसिड बना नहीं था, कार्बोनिक एसिड। वैसे ही अमोनिया, अमोनिया जब वाटर में डिजोल्व होता है वो क्या बनाता है, एक वीक बेस बनाता है, NH4OH। ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनको हम बोलते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पता नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया होगा, आपको लिखा होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और भी कुछ होगा, तो वहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड को मिस कर देंगे। पर ये वाला पार्ट आप याद रखिए, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनिया भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, ये दोनों को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। आगे नहीं बेटा, लिख लिए? अरे कहाँ गए? हेलो, यस सर। हाँ बेटा लिखे? हाँ। ओके, अब लिखो, ये आज का आखिरी पार्ट है, फैक्टर्स। अब लिखो, आज पूरा इलेक्ट्रोलाइट को अच्छे से खत्म कर दी। या आपने होमवर्क 3 तो लिख लिए हैं, वो होमवर्क भी कंप्लीट कर दीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting electrical conductivity, factors affecting electrical conductivity of a electrolytic solution। चलती चलती लिखो लिखो, पहला पॉइंट इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। पहला पॉइंट लिखो, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टिविटी पर, वो कितना करंट लेगा अपने सॉल्यूशन में, उसको क्या चीज अफेक्ट करते हैं। पहला है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, जो हमारे डिफरेंट नेगेटिव और पॉजिटिव आयन है उन लोगों के बीच एक फोर्स अट्रैक्शन होगा। आपने कूलम्ब फ्लो तो अब तक पढ़ लिया होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कूलम्ब फ्लो? यस सर। हाँ, दो चार्जेस के बीच क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है, उनके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, हाँ हाँ। तो लिखिए, पहला लिखिए इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इसमें आप क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन।
solute interaction. It is also called solute-solute interaction. इसके बाद लिखिए if such interactions are high, अगर उनमें मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो क्या टूटेंगे? नहीं टूटेंगे. ओके, देन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस. इफ interaction is high, if such interaction is high, then degree of ionization or degree of dissociation or alpha is less. Okay, अगर solute solute interaction ज्यादा हुआ तो अल्फा घटेगा, तो वो हमारा सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी को क्या करेगा? अच्छा, देन कंडक्टिविटी क्या होगा बताओ? कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस. लिख पाए कि नहीं लिख पाए बेटा? अरे कहाँ गए सब? कहाँ गए बच्चों आप? लिखे कि नहीं लिखे? हेलो.